आप में से कितने लोग ऐसे जो कम से कम 2 या 3 भाई बहन हैं, इंक्लूडिंग यू? आपको मिला के हाथ खड़ा कर ले। हाँ ठीक है, अधिकतर लोग है ना। इकलौते वाले कितने हैं जो इकलौते बच्चे हैं अपने घर के? हाँ, इकलौते बहुत छटे हुए होते हैं इकलौते बच्चे। मैं वही देख रहा था कौन कौन है। आप में से कोई भी नहीं इकलौता बच्चा? आप हैं? इसीलिए हेडफोन लगा घूम रही थी ना? हाँ, इसीलिए तो पता लग गया। तो जिनके 2 या 3 भाई बहन है, ठीक है, मतलब जो लोग 2 या 3 भाई बहन है, 4 वाला तो कोई नहीं होगा। आप में है क्या 4 वाले भी? अरे वाह! और 5 भाई बहन, गुड। 5 वाले भी 8-10 हैं। अरे वाह! 6 वाले, 6 और 7। सच में? सच में? 8 वाला गनीमत है भाई। गनीमत है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए 7 तक है। अच्छा, मेरा ख्याल था आपकी पीढ़ी में आमतौर पर 3 से ऊपर की एवरेज शायद ना दिखे। अगली पीढ़ी में 2 के आसपास की एवरेज आएगी। चलिए ठीक है। और अब ये बताओ कि जो 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन है, सब पे लागू होता है प्रश्न। आज से 20 साल बाद आपके सामने एक संकट आएगा कि आपके माता पिता असहाय हो जाएंगे, लगभग रिटायर्ड होंगे, टायर्ड होंगे, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं उस उम्र में, लगभग असहाय हो जाते हैं, ठीक है। और आप भाई बहन अभी लड़ते होंगे कि मेरी मम्मी, मेरे पापा हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी। उस समय बोलेंगे तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरी मम्मी, तेरे पापा। क्योंकि जब जिम्मेदारी उठाने का समय आता है तो अधिकांश भाई बहन भाग लेते हैं वहां से। ऐसा अमूमन होता है, मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे, अमूमन ऐसा होता है। तो मान लीजिए कि आपके माता पिता की वृद्धावस्था में, चरम वृद्धावस्था में, जब वो 70-75 साल के हैं और स्थितियां उनके हाथ में नहीं है, उनके पास जो पेंशन की राशि थी या कुछ राशि थी वो भी आपके ऊपर खर्च कर दी पहले ही उन्होंने, ये मान के कि जो होगा देखेंगे, बच्चे खुश रहने चाहिए। परंतु में 3 बच्चे या 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, वो मिलके बैठे हैं कि कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा जब तक ये मरेंगे नहीं। और उनमें से एक बच्चा इस बात से दुखी भी है कि मर ही नहीं रहे, जबकि बाकी लोग तो मर जाते हैं जल्दी, ये मर ही नहीं रहे हैं इतना जल्दी। तो मान लीजिए कि आपके बाकी सब भाई बहन किसी वजह से, किसी मजबूरी से अपने हाथ झाड़ दें और आपसे भी कहे तू क्यों पंगा मोल रहा है, छोड़ना, अनाथालय में डाल देते हैं। आजकल सस्ते अनाथालय हैं, थोड़ा सा पैसा मिला जुला के देंगे, फेंक आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, मस्ती से रहो। तो वहां पर क्या आप इस बात से प्रभावित होंगे कि सब ऐसा कर रहे हैं, मैं अकेला कैसे अलग हो जाऊं उनसे, या उन सब से पंगा मोल लेके अकेले खड़े हो जाएंगे? तो अकेले खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब हम सब लोग अपने मामलों में अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सरकार के मामले में क्यों पंगा मोल रहे, इतना ही तो मामला होगा। वरना सबसे लड़ने की ताकत तब कहां से आती है, जब पेरेंट्स की बात आती है, परिवार की बात आती है। ऐसा हो जाए, उदाहरण देके समझाइए बात। आपने आज तक कितने डीएम या कितने एसपी के बारे में सुना कि उनकी हत्या हो गई आज तक? और वो भी जो हुआ भी होगा वो मतलब एक ऐसी स्थिति बन गई होगी। आमतौर पर नक्सलवाद का जो इलाका है ना, यहाँ तक कि कश्मीर, कश्मीर का सोच के देखिए, कश्मीर काडर के, जम्मू कश्मीर काडर के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में से मैंने आज तक एक के बारे में भी नहीं सुना कि उस पर हमला हुआ हो। और वो केवल मुस्लिम नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी उनमें से हैं, वहां रहते हैं, धूमधाम से काम करते हैं, जिला संभालते हैं, एसपी होते हैं, कोई हमला नहीं होता। इसमें 2 पक्ष माने जाते हैं। ऐसी नक्सलवाद के इलाके में ऐसा लगभग असंभव है कि एसएसपी पे हमला हो जाए या डीएम पे हमला हो जाए। डीएम को उठा के ले भी जाएंगे, 3 दिन बाद वापस कर देंगे उसको, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा। 2 बातें इसमें काम करती हैं। एक बात तो इसमें ये काम करती है कि सरकार से सीधा पंगा मोल लेने की हिम्मत कोई आराम से कर नहीं सकता है। और अगर नरेंद्र मोदी ठान ले किसी दिन कि नक्सलवादियों को खत्म करना है, तो नरेंद्र मोदी को ऐसा करने में कितना समय लगेगा? 1-2 घंटे नहीं, कुछ कुछ दिन, कुछ महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा ना कि जंगल का इलाका है, दुर्गम इलाका है, इस वजह से टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो कर देंगे। पर नरेंद्र मोदी ऐसा तभी करेंगे जब नरेंद्र मोदी के पास ऐसा करने की नैतिक वजह होगी। अभी तक क्या है कि वो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे समाज के ही लोग हैं, समाज के भटके हुए लोग हैं, उनके विरुद्ध सेना का इस्तेमाल कैसे कर देंगे, नहीं करना चाहिए, ये तर्क है। अगर नक्सलवादियों ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर दी 3-4 जो जिसके बाद कोई नैतिकता का स्कोप बचता नहीं है, फिर
उसके बाद क्या होगा, नरेंद्र मोदी और छोटे भाई को स्कोप मिल जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमने बहुत कोशिश की कि नक्सलवादी अपने भाइयों बहनों को सही रास्ते पर लाएं, पर उन्होंने जब ऐसा कर दिया तो अब एक खुला युद्ध लड़ ही लेते हैं, चलो। और वो युद्ध एक तरफा होने वाला है, मुश्किल से 1 महीना। मतलब वो जंगल में छिपे और खुश है कि जंगल में छिपे हैं। जिस दिन एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी, जिस दिन सारे ड्रोन एक्टिव हो जाएंगे, जिस दिन बम गिरने लगेंगे ड्रोन देख देख के, उसके बाद कहाँ छिपेंगे नक्सलवादी? छिपे हुए हैं क्योंकि सरकार कही अच्छा खेल लो छुपन छुपाई, खेल लो, कोई बात नहीं। जिस दिन धप्पा करने का मूड बन गया सरकार का में, उस दिन तो हो ही जाएगा धप्पा, उसमें ऐसा क्या है। सबसे बड़ा संकट तो ये आने वाला है, कल को जब आप IAS बन जाएंगे ना, आपके घर के लोग ही तबाह कर देंगे आपको। पेरेंट्स तो जो करेंगे सो करेंगे, एक दूसरा पक्ष जो भी जीवन में आने वाला है, वो अगर उसके मूल्य आपके मूल्य जैसे नहीं है, तब वो भी तो संकट है ना। आप तो ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाए बैठे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आ गया है उस मूड से कि कमाने वाला आदमी चाहिए, तब क्या होगा। वही आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे हैं, अगर उससे सहमति नहीं है मूल्यों पर, तो वो तनाव पारिवारिक इतने होंगे कि या तो परिवार नहीं चल पाएगा, या नौकरी नहीं चल पाएगी, या दोनों खराब चलेंगे। इसलिए उस दबाव में कोई अगर, जैसे मान लीजिए कि 2 अधिकारी हैं, उनमें से एक मस्त मौला है, सारे संसाधन यूज करता है, दूसरा नहीं यूज करता है। या 2 स्त्रियां हैं, एक करती है, एक यूज नहीं करती है, दोनों के पति बेरोजगार है मान लीजिए, पत्नी पे निर्भर है। एक खुश है कि मेरी पत्नी के ऑफिस से कार मुझे मिलती, मैं घूमता हूं, और दूसरी पत्नी ईमानदार निकल गई। उसका पति कह रहे कैसी है पता नहीं, सारी ईमानदारी इसी के ठेके आनी थी, बर्बाद करके रख दिया मुझे। टांगे पे जाना पड़ता है। IRS का पति हूं, साइकिल पे जाता हूं। अब ऐसे ताने सुन सुन के कब तक कोई ताने सुनेगा इस तरह के। अंत में क्या होगा, वो कहेगी अच्छा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाते हैं। और ये जो थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद धम, उसके बाद लास्ट में धम, ये है।